गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 9:48 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 15 अप्रैल 2022। आज 15 अप्रैल 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए और मुझे याद दिलाइए कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे और उसमें कहाँ तक पहुंचे थे। जी, कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे। ओके, आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में, कल हमने पढ़ना शुरू किया था द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कर लिया था। मैंने सबसे पहले आपको इसके स्वरूप के बारे में बताया था और हमने 1857 के विद्रोह से संबंधित जो कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं विभिन्न लेखकों के द्वारा, वो भी हमने कुछ कुछ लिखी थी। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में, उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। वैसे तो आप सब जानते हैं कि भाई 1857 के विद्रोह के शुरू होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश आर्मी में कुछ रिफॉर्म्स करते हुए कुछ नई प्रकार की राइफल्स या बंदूकें इंप्लीमेंट की थी, जिन्हें इनफील्ड राइफल कहा जाता था। और उसमें डलने वाली जो कारतूस हुआ करती थी, बुलेट्स हुआ करती थी, उनका खोल गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। और आप जानते हैं, जहां पर गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना हिंदुओं के लिए वर्जित था, तो वहीं पर नापाक थी सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए। इसीलिए हमारे सैनिकों के द्वारा उन चर्बी युक्त कारतूसों के खोल का इस्तेमाल करने से क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। और उसी के फलस्वरूप शुरुआत हुई 1857 के विद्रोह की। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही एकमात्र कारण था 1857 के विद्रोह होने का? क्या इसके अलावा और कोई कारण नहीं था? ध्यान रखेंगे, 1857 के विद्रोह के होने के तो असंख्य कारण थे, बहुत सारे कारण थे। लेकिन चर्बी युक्त कारतूसों वाली घटना तो एक ऐसा तत्कालिक कारण थी जिसकी वजह से यह विद्रोह शुरू हो गया था। लेकिन इसके पीछे और भी कई सारे कारण थे, जिन कारणों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले लिखिए पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन या राजनैतिक कारण। पॉलिटिकल रीजन या राजनैतिक कारण। ध्यान रखेंगे, 1857 के विद्रोह होने का राजनैतिक कारण उस समय भारत का गवर्नर जनरल माना जाता है जो हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का नाम आप सबने सुना होगा। ध्यान रखेंगे, 1848 ईस्वी से लेके 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया
लॉर्ड डलहौजी। 1848 1848 से लेके 1856 तक 8 साल तक भारत का गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड डलहौजी, जिसे विस्तारवादी नीति के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। इसलिए भेजा गया था कि जाइए और जाकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कीजिए। जिस साल डलहौजी आया, आप जानते हैं, उसी साल 1848-49 में लड़ा गया सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। आप जानते हैं इस समय पंजाब का शासक हुआ करता था महाराजा दलीप सिंह। इस समय पंजाब का राजा, पंजाब का अंतिम शासक हुआ करता था महाराजा दलीप सिंह। सबसे पहले 1848-49 में जब सेकंड एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया या जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया, तो ध्यान रखेंगे उस समय पंजाब का अंतिम शासक हुआ करता था महाराजा दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह पर ही आक्रमण करके अंग्रेजों के द्वारा महाराजा दलीप सिंह को पेंशनर बना लिया गया अंग्रेजों का, और पंजाब पर अधिकार कर लिया गया डलहौजी के द्वारा। कहने का मतलब भाई डलहौजी के ही द्वारा पंजाब पर अधिकार किया गया था, और पंजाब के आखिरी शासक महाराजा दलीप सिंह को अपना पेंशनकारी बनाकर कहां भेज दिया गया था? ही वॉज सेंट टू लंदन। इसे लंदन भेज दिया गया था, और लंदन जाकर ही 1849 में ही गेव कोहिनूर डायमंड टू क्वीन विक्टोरिया। इसने महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा भेंट किया। क्वेश्चन भी पूछते हैं, बताइए कोहिनूर हीरा आखिरी बार भारत में किसके पास था? तो ध्यान रखेंगे महाराजा दलीप सिंह के पास। इसके अलावा डलहौजी अप्लाइड डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स इन इंडिया। डलहौजी के ही द्वारा भारत में हड़प की नीति चलाई गई। डलहौजी के ही द्वारा चलवाई गई भारत में हड़प की नीति। और ध्यान रखेंगे अपनी हड़प की नीति के ही तहत डलहौजी के द्वारा कई प्रांतों को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। जैसे वो कौन कौन से प्रांत थे? सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध और करौली। लेकिन ध्यान रखेंगे जन विद्रोह हो जाने के कारण करौली को हड़प कर क्या कर दिया गया था? छोड़ दिया गया था। ये वो सारे के सारे प्रांत थे जो डलहौजी के द्वारा उसकी हड़प की नीति के तहत हड़पे गए थे, और इसी ऑर्डर में हड़पे गए थे। सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए डलहौजी की हड़प की नीति के तहत हड़पा जाने वाला सबसे पहला प्रांत कौन सा था?
तो सबसे पहला पूछे तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र का सतारा। सबसे पहला था सतारा। सबसे आखिरी पूछे तो आंसर करेंगे अवध। ये सारे के सारे प्रांत, ये सारे के सारे वो प्रोविंसेस थे जो हड़प की नीति के तहत हड़पे थे डलहौजी ने। और सभी जगहों के जो लोग थे वो बेहद आक्रोशित हुए थे, अंग्रेजों से बेहद क्रोधित हुए थे, जो कि आगे चलकर एक बड़ा राजनीतिक कारण बना 1857 के विद्रोह होने का। और सबसे ज्यादा बवाल कहां पर हुआ? अवध में। भाई अवध को हड़पा गया था 1856 में, जिस समय अवध का अंतिम नवाब हुआ करता था वाजिद अली शाह। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह हुआ करता था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वाजिद अली शाह पर कुशासन के झूठे आरोप लगाए गए और कहा गया कि अवध की जनता वाजिद अली शाह के शासन से संतुष्ट नहीं है, वो कुशासन कर रहा है, इसीलिए हमें अवध को हड़प कर किसमें मिलाना पड़ रहा है? ब्रिटिश साम्राज्य में। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अवध की जनता बिल्कुल संतुष्ट थी वाजिद अली शाह के शासन से, लेकिन झूठे कुशासन के आरोप लगाकर जबरन जबरदस्ती डलहौजी के द्वारा अवध को हड़प लिया गया। और यही कारण रहा कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सबसे ज्यादा इस विद्रोह की आग कहां पर फैली? अवध प्रांत में फैली। और आप जानते हैं वाजिद अली शाह की ही पत्नी हुआ करती थी बेगम हजरत महल। तो आप जानते ही होंगे बेगम हजरत महल के द्वारा ही कहां से विद्रोह किया गया था? लखनऊ से, क्योंकि उस समय अवध की राजधानी क्या हुआ करती थी? लखनऊ हुआ करती थी। नोट करेंगे, ये एक बड़ा राजनैतिक कारण माना जाता है 1857 के विद्रोह होने का। नेक्स्ट, इसके बाद लिखिए सोशल रीजन। सोशल रीजन या सामाजिक कारण। सोशल रीजन या सामाजिक कारण 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक बिल पेश किया गया विच इज नोन एज विडो रिमैरिज बिल। जो कहलाता था विधवा पुनर्विवाह विधेयक। आप जानते हैं कि भारतीय समाज में कई सारी ऐसी कुरीतियां विद्यमान थी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कई सारी ऐसी कुरीतियां चल रही थी जो बेहद खराब थी, जो बेहद अमानवीय थी। इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में कुछ सुधार करने चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी एक बिल लेकर आया और डलहौजी के ही द्वारा एक बिल पेश किया गया
जो कहलाता है विधवा पुनर्विवाह विधेयक, विडो रिमैरिज बिल। और ध्यान रखेंगे, इस विधेयक के तहत भारतीय समाज में ये प्रावधान करने का या ये सुधार करने का प्रावधान था कि अब भारतीय समाज में विधवाओं को भी पुनर्विवाह करने के अधिकार दिए जाएंगे। अब विधवाएं भी दोबारा शादियां कर सकेंगे। लेकिन जब ये सुधार का प्रपोजल लेकर डलहौजी आया तो इस बात से भारतीय जनता बेहद नाराज हुई, क्योंकि हमारा ये कहना था कि अंग्रेज राजनीतिक और आर्थिक तौर पर हमारा जितना मर्जी शोषण करें, लेकिन हमारे सामाजिक रीति रिवाजों और सामाजिक मामलों में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार अंग्रेजों को नहीं है। ध्यान रखेंगे, सारे के सारे लोगों ने इस बिल या इस विधवा पुनर्विवाह विधेयक का विरोध किया था। केवल एक व्यक्ति थे, एक हमारे भारत के समाज सुधारक थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, जो इसका साथ दे रहे थे। और वो कौन थे? ध्यान रखेंगे, ही वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे क्या किया? सपोर्ट किया, इसका साथ दिया। ये बिल पेश किया गया था डलहौजी के द्वारा, लेकिन ये बिल एक्ट बना या पास हुआ 1856 में ही लॉर्ड कैनिंग के समय में। डलहौजी 1856 में लौट गया था, डलहौजी के स्थान पर आया था लॉर्ड कैनिंग, और 1856 में ये बना विडो रिमैरिज एक्ट। विडो रिमैरिज एक्ट या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और ध्यान रखेंगे, भारत में विधवा पुनर्विवाह 1856 में कहां से शुरू हुए? कैलकटा। भारत में विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत 1856 ईस्वी में कलकत्ता से की गई थी। आंग्ल का क्या मतलब होता है? अरे मेरे भाई, एंग्लो सिख वॉर का मतलब है अ वॉर बिटवीन सिख एंड ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के लिए हम यूज कर रहे हैं एंग्लो। एंग्लो फ्रेंच, इसका मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी। एंग्लो सिख, अंग्रेज और सिख। एंग्लो मराठा, तो अंग्रेज और मराठा। इसके बाद रिलीजियस रीजन, धार्मिक कारण। इसके बाद रिलीजियस रीजन या धार्मिक कारण। ध्यान रखेंगे, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत या चार्टर एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण काम किया गया था। और वो महत्वपूर्ण काम क्या किया था? इन 1813 लिखेंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इंडिया। ईसाई मिशनरियों का ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। सबसे पहले
सर अंग्रेज मेनली किस कंट्री से आए थे? बहुत ही बढ़िया। तू वही आदमी है ना जिसके लिए हर विदेशी अंग्रेजी होता है ना? तो ये ना वो आदमी जब कुतुब मीनार लाल किले पे घूमने जाते हैं तो किसी भी फॉरेनर को देखकर क्या बोलते हैं? अंग्रेज। अरे मेरे भाई, क्या कहूं मैं तेरे को। केवल इंग्लैंड के लोगों को कहा जाता है अंग्रेज, इंग्लिश। अरे अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ही तो क्या कहोगे? अंग्रेज कहोगे ना। बताओ जी, अंग्रेज किस देश से आए थे? अब ये तो वही बात हो गई है ना कि कोई विदेश में पढ़ रहा हो इतिहास और वो पूछे कि बताइए इंडियंस किस देश से आए थे, है ना? अरेबियंस किस देश से आए थे? टर्किश किस देश से आए थे? तेरे को ये पता है कि पुर्तगाली किस देश से आए थे? खत्म है कहानी भाई तेरी। 1813 में क्रिश्चियन मिशनरियों का या ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। ये ईसाई मिशनरियां ईसाइयों का वो ग्रुप हुआ करती थी जिनका उद्देश्य भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार करना था और ज्यादा से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाना था। जब ईसाई मिशनरियों का आगमन भारत में हुआ तो भाई यहां पर आप जानते हैं इनके द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया गया। लेकिन जब डलहौजी आया तो डलहौजी ने यह नियम बनाया, जो लोग अपना धर्म परिवर्तित करके ईसाई बनेंगे या ईसाई धर्म अपनाएंगे उनके सारे के सारे टैक्सेस और लगान माफ कर दिए जाएंगे, उन्हें सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन जो लोग ईसाई धर्म नहीं अपनाएंगे, जो ईसाई नहीं बनेंगे, उन्हें दोगुना लगान देना होगा। भाई अभी तक तो राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर हम शोषण करवा रहे थे, लेकिन अब बात आ चुकी थी किस पर? धर्म पर। और आप जानते हैं कि हमारे देश में धर्म से ज्यादा क्रिटिकल और संवेदनशील कुछ भी नहीं। हमने कहा किसी भी तरीके का अत्याचार और शोषण हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करेगा, यदि कोई हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करेगा तो हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो बस फिर क्या था, रणोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने लंदन में जाकर यह स्ट्रेटेजी बनाई और ये डिसाइड किया कि हम 31 मई 1857 से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू करेंगे और ये तारीख निर्धारित की गई 31 मई 1857। लेकिन आप जानते हैं कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से वक्त से पहले ही इस विद्रोह को शुरू कर देना पड़ा और वही बना इस विद्रोह के होने का रिसेंट रीजन, या कह सकते हैं तत्कालिक कारण। रिसेंट रीजन या तत्कालिक कारण। ध्यान रखेंगे 1857 तक ब्रिटिश आर्मी में एक बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था ब्राउन बेस। ये एक वुडन राइफल थी, ये एक लकड़ी की बंदूक थी। लेकिन ब्रिटिश आर्मी में सुधार करते हुए 1857 से ही एक लोहे की बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू किया गया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यही जो इनफील्ड राइफल थे, इसी के कारतूसों का खोल गाय और सुअर की
चर्बी से बना हुआ था। और आप जानते हैं हिंदुओं के लिए भी गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना वर्जित था और मुसलमानों के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करना वर्जित था। बस फिर क्या था, इसी इनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने से या इन्हीं कारतूसों को इस्तेमाल करने से सबसे पहले 29 मार्च 1857 को मना किया गया, जो थी इस विद्रोह की होने वाली सबसे पहली घटना, फर्स्ट इंसिडेंट। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम का एक सैनिक, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, इसकी बटालियन का नाम था 34th नेटिव इन्फेंट्री, और ये घटना है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बैरकपुर छावनी की, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर कैंट में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे के द्वारा इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। और जब मंगल पांडे ने मना किया तो इसी के बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉग ने इसके साथ जबरदस्ती की और इन कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए इसे प्रेशराइज किया। मंगल पांडे को गुस्सा आया। मंगल पांडे ने अपनी बंदूक से अपने ही बटालियन के लेफ्टिनेंट, अपने ही बटालियन के अपनी ही बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जैसे ही मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या की, तुरंत मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया। और आप जानते होंगे 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और वो विद्रोह जो मंगल पांडे ने व्यक्तिगत तौर पर या इंडिविजुअली उठाया, उसे वहीं पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब कहानी पहुंची मेरठ। इसके बाद कहानी पहुंची मेरठ। मेरठ में भी 24 अप्रैल 1857 को मेरठ कैंट के 99 सिपाहियों ने, 99 सोल्जर्स ने, जो तीसरी नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, मेरठ कैंट के 99 सोल्जर्स, 99 सिपाही जो तीसरी नेटिव इन्फेंट्री घुड़सवार सेना के सैनिक थे, इन्होंने भी चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और जब इन सोल्जर्स के द्वारा भी मना कर दिया गया, तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे सैनिक अरेस्ट कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। और इनमें से 85 सोल्जर्स को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद की सजा दे दी गई। और जब ऐसा हुआ तो उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ कैंट के सभी सैनिक कदम सिंह के नेतृत्व में अपने ही अधिकारियों पर गोलियां चलाते हुए निकले, वहां पर जहां पर उन 85 सोल्जर्स को क्या किया गया था, कैद किया गया था या बंदी बनाया गया था। उन 85 सोल्जर्स को मुक्त कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और 10 मई 1857 की रात को ही मेरठ के कालीपलटन नामक स्थान से यह औपचारिक घोषणा कर दी गई कि 1857 का विद्रोह क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि विद्रोह करने की जो तिथि थी
वो तो निर्धारित की गई थी कब? वो तो निर्धारित की गई थी 31 मई। लेकिन वक्त से पहले ही इस विद्रोह को शुरू कर देना पड़ा। सारे के सारे विद्रोही अपने हाथों में मशाले लेकर, सारे के सारे विद्रोही अपने हाथों में मशाले लेकर निकल पड़े। कहां के लिए? दिल्ली के लिए। 11 मई 1857 को सारे के सारे विद्रोही पहुंचे दिल्ली के लाल किला, रेड फोर्ट इन दिल्ली। और आप जानते हैं, दिल्ली के लाल किले पहुंचकर इस विद्रोह का नेता भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बना लिया गया। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेता बनाया गया, अगले ही दिन 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया दो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन। निकलसन और हडसन के द्वारा लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसे कैद करके हुमायूं के मकबरे में रखा गया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने का मुकदमा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने का मुकदमा बहादुर शाह जफर पर चलाया गया। और फाइनली लिखेंगे ही वॉज सेंट टू रंगून बर्मा। लिखेंगे इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया। भाई आज जो म्यांमार है, जो आज म्यांमार है, वही पहले क्या कहलाता था? बर्मा कहलाता था, जो भारत का ही भाग था। और जो आज म्यांमार में यांगोन सिटी है, वही यांगोन पहले रंगून कहलाती थी। इसे रंगून भेज दिया गया, बर्मा। और फाइनली बहादुर शाह जफर को वहां पर भेजकर भारत में औपचारिक घोषणा कर दी गई और भारत से मुगल साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। और रंगून बर्मा जाकर ही 1862 में 1862 में बहादुर शाह जफर डाइड, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। इसके बाद अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर विद्रोह होते रहे। लेकिन क्योंकि सारी जगहों पर विद्रोह एक साथ नहीं हुए, इसीलिए बड़ी आसानी से अंग्रेजों के द्वारा उन्हें नियंत्रित कर लिया गया। आपसे पूछा जाएगा किसी भी स्थान या प्लेस का नाम देकर विद्रोही का नाम और उस विद्रोह को नियंत्रित करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर का नाम। तो एक टेबल बनाएंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे प्लेस, दूसरे कॉलम में लिखेंगे रिवोल्ट बाय या विद्रोह करने वाला, और तीसरे में लिखेंगे रिवोल्ट कंट्रोल्ड बाय, यानी कि विद्रोह को नियंत्रित करने वाला। चलिए जी, सबसे पहला स्थान आप जानते हैं, विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से। मेरठ से विद्रोह करने वाला लिखेंगे कदम सिंह।
और उसे नियंत्रित करने वाला कॉलिन कैम्बल। याद कीजिए, कल ही लिखवाया था आपको। 1857 का विद्रोह शुरू होने के बाद ब्रिटिश आर्मी चीफ कौन बन गया था? कॉलिन कैम्बल। दूसरा प्लेस लिखिए, दिल्ली। दिल्ली से विद्रोह करने वाला मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और साथ में उसका सेनापति जिसका नाम था बख्त खान। दिल्ली से विद्रोह किया बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने, और यहां पर विद्रोह को नियंत्रित किया गया, अभी अभी मैंने लिखवाया था, लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। निकलसन और हडसन। अगला प्लेस लिखेंगे मथुरा, या लिखेंगे पहले अंबाला। अंबाला से विद्रोह करने वाले राव तुलाराम, और यहां पर भी नियंत्रित किया गया निकलसन और हडसन के द्वारा। अगला मथुरा। मथुरा से विद्रोह करने वाला देवी सिंह, नियंत्रित करने वाला कॉलिन कैम्बल। अगला प्लेस लिखिए कानपुर। कानपुर से विद्रोह करने वाले नाना साहब और नाना साहब के ही सेनापति तात्या टोपे, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैम्बल। अगला लिखिए लखनऊ। लखनऊ से विद्रोह करने वाली बेगम हजरत महल, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैम्बल। अगला इलाहाबाद। इलाहाबाद से विद्रोह करने वाला लियाकत अली, कंट्रोल्ड बाय कर्नल नील। अगला प्लेस लिखिए झांसी। झांसी से विद्रोह करने वाली रानी लक्ष्मीबाई, जिसे नियंत्रित किया गया कैप्टन यूरोज के द्वारा। कैप्टन यूरोज। अगला प्लेस फैजाबाद। फैजाबाद से विद्रोह करने वाला मौलवी अहमदुल्ला, कंट्रोल करने वाला जनरल रेनार्ड, कंट्रोल्ड बाय जनरल रेनार्ड। नोट कीजिए फटाफट।
नोट कर लिया है? प्लीज बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, अगला प्लेस लिखिए, गोरखपुर। गोरखपुर से विद्रोह करने वाला लिखेंगे गजोधर सिंह। इसे भी नियंत्रित किया गया जनरल रेनार्ड के द्वारा। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे जगदीशपुर, बिहार। बिहार में है जगदीशपुर। विद्रोह करने वाले कुंवर सिंह। जगदीशपुर से विद्रोह किया कुंवर सिंह ने, कंट्रोल्ड बाय, दो नाम लिखेंगे, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर। 12वां लास्ट लिखिए बरेली। बरेली से विद्रोह करने वाले खान बहादुर, कंट्रोल्ड बाय विंसेंट आयर। ये वो कुछ महत्वपूर्ण जगहें थी, कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस थे जहां पर 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये था द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विद्रोह सफल नहीं हुआ बल्कि विफल हुआ। तो इसकी विफलता के बहुत सारे कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण था इस विद्रोह को एक कुशल नेतृत्व न मिल पाना, एक महत्वपूर्ण या एक योग्य लीडर न मिल पाना। इस विद्रोह को का कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाया, इस वजह से ये विद्रोह विफल हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण समय से पहले ही इसका शुरू हो जाना और सारी जगहों पर यह बात कम्युनिकेट ही ना हो पाना टाइम से, क्योंकि अंग्रेजों को मौका मिल गया अलग अलग जगहों पर जाकर विद्रोह को नियंत्रित कर लेने का। इसके अलावा इस विद्रोह का जो स्वरूप था, जो विस्तार था, वो केवल उत्तर भारत में था। इसका दक्षिण भारत में कोई प्रभाव नहीं था। दक्षिण भारत के लोगों को पता भी नहीं था उत्तर भारत में क्या हो रहा है। और आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि हमारे देश के ही घरेलू शासक या स्थानीय शासक भारतीयों की जगह अंग्रेजों की जी हजूरी कर रहे थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। इस वजह से भी ये जो विद्रोह था वो पूरी तरीके से क्या हुआ, फेल हुआ या विफल हुआ। चलिए, तो यहां पर समाप्त होता है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे
नया टॉपिक पढ़ेंगे जो रहेगा अगला टॉपिक मराठास एंड पेशवास। तो अगले टॉपिक में हम मराठाओं के बारे में और पेशवाओं के बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।